हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। पिछली वीडियो में बेटा अपने विद्युत द्विध्रुव से संबंधित पढ़ रहे थे। विद्युत द्विध्रुव का क्वेश्चन अपना पूरा हो गया बेटा। विद्युत द्विध्रुव के जितने भी वीडियो बेटा आप अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अपने किया था। वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो बेटे। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज अपने फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, विद्युत फ्लक्स। अब अपने जो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे वो विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, अच्छी तरह से वीडियो को पूरा देखिए बेटे। पूरा देखोगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा बेटा, ठीक है। विद्युत फ्लक्स करने से पहले अपने क्षेत्रफल की बात करते हैं एक बार, क्योंकि इसमें अपने क्षेत्रफल को यूज करेंगे। क्षेत्रफल की अपने को क्या बात करनी है, देखिए क्षेत्रफल कैसी भौतिक राशि है बेटा। अगर अपने से ऐसा पूछा जाता है कि क्षेत्रफल किस प्रकार की भौतिक राशि है, तो क्षेत्रफल जो है वो अदिश भौतिक राशि है। क्षेत्रफल जो है वो अदिश भौतिक राशि है, अदिश भौतिक राशि है। परंतु क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल को हमेशा सदिश की भांति प्रयुक्त किया जाता है। कारण क्या होता है, गणितीय संक्रियाओं की सरलता के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो इजी हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं, क्षेत्रफल को सदिश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सदिश के रूप में प्रयुक्त करते हैं। देखिए आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि क्षेत्रफल किस प्रकार की भौतिक राशि है, तो अदिश भौतिक राशि होती है बेटा। परंतु जब अपने क्या करते हैं, गणितीय संक्रियाओं की सरलता के लिए, यानी हर एक जगह फिजिक्स में आप जहाँ भी क्षेत्रफल की बात करेंगे आप सदिश की तरह इसको प्रयुक्त करेंगे, ठीक है। गणितीय संक्रियाओं की सरलता के लिए क्षेत्रफल को क्या है, सदिश की भांति प्रयुक्त किया जाता है, यानी इसको सदिश राशि ही माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। जब अपने सदिश राशि मानेंगे तो फिर इसकी दिशा, क्योंकि ये खुद तो सदिश है नहीं, तो इसकी कोई दिशा होगी बेटा, अपने को कोई दिशा प्रयुक्त करनी पड़ेगी। तो इसकी जो दिशा होती है बेटा वो उस पृष्ठ के तल के सदैव लंबवत ली जाती है, जिसका अपने क्या करते हैं, क्षेत्रफल लेते हैं। अपने क्या करेंगे, जिस पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे, जैसे अपने पास ये कोई पृष्ठ है, इसके ऊपर वाले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी दिशा क्या होगी, तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगी। जैसे अपने पास इसके अंदर 6 फलक है, एक फलक ये है, एक ये है, एक ये और ये। इसका क्षेत्रफल लेंगे तल के लंबवत बाहर की तरफ, इसका क्षेत्रफल लेंगे तल के लंबवत बाहर की तरफ, इसका क्षेत्रफल लेंगे तल के लंबवत बाहर की तरफ, इसका क्षेत्रफल लेंगे तल के लंबवत बाहर की तरफ, इसका क्षेत्रफल लेंगे तल के लंबवत बाहर की तरफ। हमेशा पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो उस पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की तरफ इसकी दिशा ली जाती है। तो क्षेत्रफल जो है वास्तव में एक अदिश भौतिक राशि होती है, परंतु गणितीय संक्रियाओं की सरलता के लिए क्षेत्रफल को सदैव सदिश राशि की तरह प्रयुक्त किया जाता है, ताकि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है बेटे वो क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब आता है अपने पास विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए फ्लक्स को समझ लेते हैं अपने पहले, फिर अपने विद्युत फ्लक्स को समझेंगे। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ बेटे। अपने पास एक नाला है, उस नाले में क्या है, पानी प्रवाहित हो रहा है। ये पानी का प्रवाह है, ये नाले में क्या हो रहा है, पानी प्रवाहित हो रहा है विवेग से। अपने इसकी 3 स्थितियां लेते हैं बेटा। पानी जो होता है बेटा, द्रव जो होता है वो हमेशा धारा रेखाओं के रूप में प्रवाहित होता है। द्रव जो है वो हमेशा क्या होता है, धारा रेखाओं के रूप में प्रवाहित होता है। ये 11वीं क्लास में था बेटा, अगर आपने किया है तो। द्रव हमेशा किस रूप में प्रवाहित होता है, धारा रेखाओं के रूप में प्रवाहित होता है। तो ये द्रव का प्रवाह है उस नाले में। अब अपने क्या करते हैं, एक तार लेते हैं और उस तार का एक आयताकार फ्रेम ले लेते हैं। एक तार लिया बेटा और उस तार का एक आयताकार फ्रेम बना लिया इस तरह से। इस फ्रेम को अपने क्या करते हैं, इस पानी के प्रवाह में रखते हैं। इस पानी के प्रवाह में रखते हैं। फ्रेम का क्षेत्रफल अपने पास है वेक्टर 1। तो अपने पहले तो इसको ऐसे रख दिया बेटा, इस तरह से रख दिया अपने। इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, ये होगी, ठीक है, यानी इस प्रवाह के समांतर रख दिया अपने।
फ्रेम को प्रवाह, यह पानी ऐसे प्रवाहित हो रहा है और फ्रेम को भी ऐसे रख दिया। दूसरी कंडीशन में इस फ्रेम को इस पानी के प्रवाह के लंबवत रख दिया, अब ऐसे रख दिया। तीसरी स्थिति में अपने क्या करते हैं, इसको किसी कोण पर रख देते हैं, मतलब इस तरह से रख देते हैं बेटे, इसको इस तरह से रख दिया, यानी इस तरह से रख दिया। ये अपने पास 3 कंडीशन हो गई। देखिए इस कंडीशन में इस फ्रेम में से प्रवाहित पानी की जो मात्रा होगी वो 0 होगी बेटा। फ्रेम में से प्रवाहित पानी की मात्रा क्या होगी, 0 होगी। इस समय अधिकतम पानी इसमें से गुजरेगा, अधिकतम पानी जो है वो इसमें से प्रवाहित होगा। इस समय देखिए 0 से ज़्यादा होगी लेकिन अधिकतम से कम होगी, यानी पानी का प्रवाह होगा, पानी का प्रवाह होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, इससे तो ज़्यादा हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए बेटा, इस फ्रेम में से गुजरने वाले पानी की जो मात्रा है वो पानी का फ्लक्स कहलाती है। इस फ्रेम में से गुजरने वाले पानी की जो मात्रा है बेटा वो पानी का क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। मात्रा क्या कहेंगे, पानी का फ्लक्स। यहाँ पानी का फ्लक्स क्या है, 0, यहाँ फ्लक्स अधिकतम है और यहाँ फ्लक्स अपने पास है परंतु अधिकतम से कम है और 0 से क्या है, अधिक है। अब देखिए बेटा, ये इसमें से गुजरने वाले पानी की जो मात्रा है या पानी का जो फ्लक्स है वो किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। वो अपने पास एक तो डिपेंड करता है बेटा पानी के वेग पर, एक डिपेंड करता है बेटा फ्रेम के क्षेत्रफल पर, और एक डिपेंड करता है बेटा फ्रेम रखा हुआ कैसे है, इसको बोलते हैं अभिविन्यास, अभिविन्यास, ओरिएंटेशन। अभिविन्यास पर डिपेंड करता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी बेटा। क्यों? क्योंकि फ्रेम तीनों में एक ही है। यहाँ पानी कितना निकल रहा है, 0 निकल रहा है, पानी का वेग वही है, फ्रेम का क्षेत्रफल वही है, लेकिन रखने का तरीका ऐसा है कि इसमें से गुजरने वाला पानी क्या है, 0 है। तो यहाँ अपने पास अभिविन्यास जो है वो एक महत्वपूर्ण बात है। यहाँ अपने पास क्या है, इस फ्रेम के क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर की तरफ, वेग की दिशा भी, ये दोनों एक ही दिशा में है। इस समय अपने पास पानी का जो अपने पास प्रवाह है वो अधिकतम है, मतलब फ्लक्स का मान क्या है, अधिकतम है। यहाँ वेग की डायरेक्शन ये, अब इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, तल के लंबवत ये, इन दोनों में कोई कोण बन रहा है थीटा, तो इस थीटा पे डिपेंड करेगा बेटा। ये अपने पास इस तरह से इस फ्रेम में से गुजरने वाले पानी की जो मात्रा होती है बेटा उसे क्या कहते हैं, पानी का फ्लक्स कहते हैं। इसी तरह से जब अपने नल खोलते हैं बेटा, नल खोलते हैं तो क्या होता है, नल में से इस तरह से पानी का प्रवाह होता है, नल में से इस तरह से पानी का प्रवाह होता है। नल के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत जो पानी निकलता है, जैसे ये नल है, जैसे अपने नल को खोलेंगे, ये अपने पास इसका जो मुंह है ये क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। इसमें से जो पानी गुजर रहा है, यानी इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत गुजर रहा है, वो पानी का क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। ये तो हो गया बेटा पानी का फ्लक्स। अब अपने को क्या करना है, अपने को तो विद्युत फ्लक्स का पढ़ना है बेटा। और विद्युत फ्लक्स की एक परिभाषा अपने पीछे पढ़ चुके बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाओं में। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो विशेषताएं पढ़ी थी तो वहाँ अपने एक परिभाषा पढ़ चुके हैं। अपने दोबारा वही परिभाषा देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के तल के लंबवत, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है बेटा, उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के तल के लंबवत, किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है।
अदिश राशि है, इसे फाई ई द्वारा व्यक्त करते हैं। फाई के पैरों में ई लगा देते हैं बेटा, फाई ई के द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है बेटा, उनकी संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये एक सैद्धांतिक परिभाषा होगी। अपने को इसकी क्या है? मैथमेटिकल डेफिनेशन चाहिए बेटा, अपने को एक गणितीय परिभाषा चाहिए। गणितीय परिभाषा क्या होती है बेटा? सिंपल सी परिभाषा है, ध्यान से सुनिए, यही अपने काम आनी है। विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में स्थित है किसी अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ds के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में स्थित है किसी अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है बेटा, वो वेक्टर ई तथा वेक्टर ds के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। किस तरह से वो देखिए बेटा, अपने पास ये एक विद्युत क्षेत्र है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा अपने पास, ये वेक्टर ई, इसके अंदर अपने पास एक अल्पांश क्षेत्रफल रखा हुआ है। ये क्षेत्रफल की दिशा हमेशा तल के क्या होती है? लंबवत बाहर की तरफ। ये ई की डायरेक्शन है, इन दोनों में ये कोण हो गया थीटा। दोनों में किस में कोण? क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोण हो गया। क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अपने पास कोण है कितना? थीटा। अब देखिए बेटा, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में स्थित अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ds के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अदिश गुणनफल के बराबर होता है। देखिए बेटा, ये अपने पास सैद्धांतिक परिभाषा बल रेखाओं के आधार पर होगी, ये इसकी गणितीय परिभाषा होगी बेटा। तो अपने पास इसका गणितीय सूत्र आ जाएगा बेटा। अल्पांश क्षेत्रफल की बात करें तो अल्प फ्लक्स हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बच्चे वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। वेक्टर ई डॉट वेक्टर क्या आ जाएगा? ds। या अपने पास आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा ई ds कोस थीटा। यहाँ ध्यान रखना है बेटा, विशेष रूप से ध्यान रखना है, जहाँ थीटा वेक्टर ई तथा वेक्टर ds के मध्य कोण है। वेक्टर ई तथा वेक्टर ds के मध्य बनने वाला कोण है। यहाँ जो अपने पास थीटा कोण बन रहा है वो वेक्टर ई और वेक्टर ds के मध्य बनने वाला कोण है। तो ये अल्पांश से निर्गत फ्लक्स आ गया बेटा। अगर अपने संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की बात करें, संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की बात करें तो अपने पास क्या आ जाएगा? संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स के लिए समीकरण 1 का समाकलन कर देंगे बंद पृष्ठ के लिए। समीकरण 1 से अपने पास आ जाएगा बेटा फाई ई इज इक्वल टू समाकलन बंद पृष्ठ के लिए यह जगह वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। ये जो अपने घेरा लगाया है बेटा, ये बंद पृष्ठ को रिप्रेजेंट करता है। ये जो अपने घेरा लगाया है समाकलन पर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बंद पृष्ठ को रिप्रेजेंट करता है। तो बंद पृष्ठ के लिए अपने पास समाकलन जो है, संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए समाकलन का ये फॉर्मूला आ गया बेटा। अब अपने पास विशेष स्थितियाँ आती हैं। इसकी विशेष स्थितियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है।
क्योंकि किस तरह से पूछ लिया जाता है वो देखिए आप, क्योंकि इसमें स्थिति को अपने ध्यान रखना होता है। अपने गलती कर देते हैं इसमें। नंबर 1, यदि पृष्ठ का तल यदि विद्युत क्षेत्र कर देता हूं, यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के लंबवत हो, पृष्ठ के तल के लंबवत हो अर्थात थीटा इज इक्वल टू, यहाँ गलती हो जाती है। अपने लंबवत शब्द देखा और थीटा 90 लिख देते हैं, ये गलती हो जाती है। ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के लंबवत हो। विद्युत क्षेत्र पृष्ठ का तल ये है और विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत हो, यानी इस तरह से हो, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा और तीव्रता की दिशा क्या होगी? समान होगी। अपने को जो कोण लेना है ये कोण लेना है बेटा E और DS के बीच में, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच में लेना है। और ये दोनों क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। ये समांतर हो जाएंगे तो कोण थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। यही शब्दावली लिखी हुई आती है एग्जाम में और अपने कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये लंबवत शब्द देखा और लंबवत देख के अपने कोण थीटा का मान क्या रख देते हैं? 90 रख देते हैं, और वहीं अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब अपने समीकरण 2 में मान रखेंगे। समीकरण 2 से अपने पास क्या आ जाएगा? समीकरण 2 से अपने पास आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा ई डी एस कोस जीरो का मान अपने पास 1 होता है बेटा, तो ये ई डी एस आ जाएगा। तो इस समय इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। दूसरी कंडीशन अपने पास ये होती है बेटा, यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो, पृष्ठ के समांतर हो, यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के क्या हो? समांतर हो। यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के समांतर है तब अपने पास थीटा का मान 90 डिग्री होगा बेटा। क्यों? पृष्ठ का तल ये हो गया, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा अंगुली की दिशा में हो गई, तो इसका क्षेत्रफल सदिश अंगूठे की दिशा में, और दोनों के बीच में कोण कितना हो गया? 90 डिग्री का। तो अपने पास थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर ये समीकरण 2 में देखेंगे, समीकरण 2 से अपने पास आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा ई डी एस कोस 90 का मान 0 होता है बेटा, और इस समय इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है बेटा, इन्हीं कंडीशन में से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। अब आता है अपने पास मात्रक, फ्लक्स का मात्रक। विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं अपने, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। विद्युत फ्लक्स अपने पास किसके बराबर है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल के बराबर है। कोस थीटा एक क्या होता है? अपने पास शुद्ध अनुपात होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो अपने पास आ जाएगा किसका मात्रक? ई का मात्रक गुणा ds का मात्रक। ई का मात्रक गुणा क्या आ जाएगा? ds का मात्रक, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक गुणा क्षेत्रफल सदिश का मात्रक। तो अपने पास क्या आएगा? मात्रक फ्लक्स का। तीव्रता का मात्रक अपने पढ़ा है बेटा, न्यूटन प्रति कूलम होता है। क्षेत्रफल का मात्रक अपने पास मीटर स्क्वायर होता है बेटा, तो अपने पास क्या आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। एक मात्रक तो ये आ गया बेटा। एक अपने तीव्रता का मात्रक पढ़ा था बेटा वोल्ट प्रति मीटर। तीव्रता का एक मात्रक पढ़ा था वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर से इसका मीटर स्क्वायर कट जाएगा बेटा, ये अपने पास क्या आ जाएगा? वोल्ट इंटू मीटर आ जाएगा। तो 2 मात्रक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और वोल्ट इंटू मीटर, दोनों ही मात्रक काम में आते हैं बेटा फ्लक्स के। अब आता है बेटा अपने पास विमा क्या है इसकी? विमा अपने पास आ जाएगी बेटा न्यूटन, बल का मात्रक है, बल की विमा अपने पास होती है बेटा m1 L1 T-2। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की विमा अपने पास है L2 अपॉन कूलम अपने पास आवेश का मात्रक है बेटा, आवेश की विमा अपने पास होती है A1 T1, तो इसकी विमा अपने पास बन गई m1 L3। ये T ऊपर जाएगा बेटा T-3, A ऊपर जाएगा A-1, तो फ्लक्स की विमा अपने पास आ गया बेटे m1 L3 T-3 A-1। तो ये अपने पास आ गया बेटा क्या? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है और विमा क्या है।
अब अपने पास फ्लक्स से संबंधित एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है, गाउस प्रमेय। गाउस का नियम भी बोल देते हैं बेटा, गाउस का प्रमेय भी बोल देते हैं। किससे संबंधित है? विद्युत फ्लक्स से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, निश्चित रूप से बोर्ड में इससे संबंधित भी क्वेश्चन आता है। यानी विद्युत फ्लक्स से संबंधित है गाउस का जो नियम है या गाउस का जो प्रमेय है उससे संबंधित भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपने पास क्या है? गाउस प्रमेय या गाउस नियम क्या है? गाउस प्रमेय या गाउस का नियम कर देता हूं। गाउस का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, निश्चित रूप से एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। क्या है गाउस का नियम? किससे संबंधित है या गाउस का जो प्रमेय है वो किससे संबंधित है? गाउस का प्रमेय जो है वो विद्युत फ्लक्स से संबंधित है, यानी विद्युत फ्लक्स के बारे में बताता ही है। क्या कहता है बेटा? इस प्रमेय के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में गिरे हुए आवेशों के बीजगणितीय योग तथा एप्सिलॉन 0 के गलत बोल गया मैं, तथा 1/एप्सिलॉन 0 के गुणनफल के बराबर होता है। दोबारा सुनिए बेटा, इस प्रमेय के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में गिरे हुए आवेशों के बीजगणितीय योग तथा 1/एप्सिलॉन 0 के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अपने पास विद्युत क्षेत्र में क्या करना है? एक कल्पना करनी है बंद पृष्ठ की। मान लेते हैं ये अपने पास क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ये अपने पास विद्युत क्षेत्र है, इसमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली। तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स जो होगा वो इस बंद पृष्ठ में गिरे हुए आवेशों के बीजगणितीय योग और 1/एप्सिलॉन 0 के गुणनफल के बराबर होगा। ये प्रमेय है बेटा। क्या कहता है? इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में गिरे हुए आवेशों के बीजगणितीय योग सिग्मा क्यू तथा 1/एप्सिलॉन 0 के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है किसके? सिग्मा क्यू और 1/एप्सिलॉन 0 के गुणनफल के बराबर होता है। जहां एप्सिलॉन 0 जो है बेटा वो निर्वात की विद्युतशीलता है, अपने पहले पढ़ चुके, निर्वात की विद्युतशीलता है और इसका मान भी अपने जानते हैं 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो इस प्रमेय के अनुसार बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स जो है φE वो अपने पास आ जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये गाउस का प्रमेय है बेटा, ये गाउस का प्रमेय है। अब देखिए बेटा, इसका एक रूप और है। अगर आपको मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड करनी हो बेटा तो अपने इस रूप का भी उपयोग कर सकते हैं। इसको मैं ऊपर नीचे 4π से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, तो अपने पास आ जाएगा φE = 4π सिग्मा क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन 0। देखिए बेटा 1/4π एप्सिलॉन 0 के होता है, तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं 4π के सिग्मा क्यू। ये और ये एक जैसे ही रूप है बेटा, लेकिन जब अपने को डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करके अगर अपने को वैल्यू फाइंड करनी हो बेटा किसकी? फ्लक्स की, तो अपने ये फॉर्मूला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 8.85 × 10⁻⁻12 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। यहाँ आपके पास सीधी सी वैल्यू होगी जिसको मल्टीप्लाई करना होगा।
डिवीजन की तुलना में मल्टीप्लिकेशन जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो अपने आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन की सरलता के लिए अपने क्या करते हैं, ये फॉर्मूला भी फ्लक्स ज्ञात करने के लिए, जब न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करेंगे फ्लक्स की, तो अपने ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया गाउस का प्रमेय। अब गाउस प्रमेय से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं बेटा, और यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। गाउस प्रमेय से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, गाउस प्रमेय से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। यहाँ से निश्चित रूप से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा। मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें से निश्चित रूप से बोर्ड में बड़े क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, मतलब कहीं ना कहीं आपको गाउस प्रमेय का नाम जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो अपने पास इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों में पहले अपने पास बेटा, यदि बंद पृष्ठ में, यदि बंद पृष्ठ में गिरे हुए आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य हो, अर्थात सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 0, तो बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान 0 होगा। सिंपल सी बात है बेटा, सिग्मा क्यू 0 है तो बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अपने पास क्या है, बंद पृष्ठ में गिरे हुए आवेशों का बीजगणितीय योग 0 है बेटे, तो बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स 0 हो गया। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है, जो समझने वाली बात है, जो क्वेश्चन पेपर में आता है, वो ये है कि ये सिग्मा क्यू 0 कब होगा। सिग्मा क्यू 0 होने के 2 रीजन है बेटा। पहला तो ये है कि उस बंद पृष्ठ में आवेश ही न हो। जैसे अपने पास ये कोई बंद पृष्ठ है, इसमें कोई आवेश स्थित नहीं है, तो अपने पास आवेश क्या है, 0। ये एक अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है, यदि बंद पृष्ठ में द्विध्रुव स्थित हो। बंद पृष्ठ में कितने द्विध्रुव स्थित हो बेटा, ये अपने पास है, ये +5 कूलम, ये -5 कूलम, ये +2 कूलम, ये -2 कूलम, ये +3 कूलम, ये -3 कूलम, ये 3 द्विध्रुव है। लेकिन अगर आप आवेशों का बीजगणितीय योग करोगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ही बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, इस तरह से आया हुआ है, ±5 माइक्रोकूलम के 2 द्विध्रुव बंद पृष्ठ में स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स होगा। अगर देखिए द्विध्रुव की बात आ गई तो आवेशों का बीजगणितीय योग 0 हो जाएगा। इन दोनों का देखिए योग क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0। यानी अपने सिर्फ आवेश की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने पास उस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आता है बेटा अपने पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अपने पास आता है कि यदि बंद पृष्ठ में घिरे हुए आवेशों का बीजगणितीय योग धनात्मक हो, यदि बंद पृष्ठ में घिरे हुए आवेशों का बीजगणितीय योग धनात्मक हो, मतलब बंद पृष्ठ में घिरे हुए आवेश जो है वो पॉजिटिव है, तो फ्लक्स बंद पृष्ठ से बाहर निकलता है। फ्लक्स जो है बंद पृष्ठ से बाहर निकलता है, यानी बाहर निकलेगा। सिंपल सा बेटा आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज की क्षेत्र रेखा है, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, अनंत की तरफ जाती है। तो अगर आवेश पॉजिटिव है तो फ्लक्स क्या होगा, बाहर निकलेगा। लेकिन जो फ्लक्स बाहर निकलता है उसे धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। यानी बंद पृष्ठ से अगर फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो उसको पॉजिटिव फ्लक्स लेंगे। बड़े काम का है, ये भी न्यूमेरिकल में काम आएगा अपने। थर्ड अपने पास है बेटे, यदि बंद पृष्ठ में घिरे हुए आवेशों का बीजगणितीय योग ऋणात्मक हो। यदि बंद पृष्ठ में जो आवेशों का बीजगणितीय योग है वो नेगेटिव है, तो फ्लक्स बंद पृष्ठ में प्रवेश करता है। फ्लक्स बंद पृष्ठ में प्रवेश करता है। फ्लक्स ऐसी स्थिति में क्या करेगा, बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करता है, और जो बंद पृष्ठ में प्रवेश करता है फ्लक्स, उसे ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। उसे ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं।
ऐसे फ्लक्स को अपने क्या कहेंगे, नेगेटिव फ्लक्स कहेंगे, ऋणात्मक फ्लक्स कहेंगे। अगर बाहर निकल रहा है फ्लक्स पॉजिटिव होगा बेटा, अंदर जा रहा है तो नेगेटिव लेंगे। चौथा अपने पास फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जैसे पहला इंपॉर्टेंट था उसी तरह से चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बंद पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ की आकृति या आकार पर निर्भर नहीं करता है। बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलता है उसकी जो वैल्यू है बेटा वो बंद पृष्ठ के आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता है। जैसे यानी बंद पृष्ठ की आकृति या आकार पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। जैसे अपने पास एक गोला है बेटा, ये गोला है और इस गोले के अंदर मैंने क्यू आवेश रख दिया, तो इस गोले से निर्गत फ्लक्स का जो मान होगा वो अपने पास आएगा क्यू बट्टा एप्सिलॉन 0, बंद पृष्ठ में घिरे हुए आवेशों का बीजगणितीय योग बट्टा एप्सिलॉन 0। अगर बेटा अपने इस क्यू आवेश को एक घन के केंद्र पर रख दें, क्यू आवेश को कहाँ रख दें बेटे, घन के केंद्र पर रख दें, तब इस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में घिरे हुए आवेशों का बीजगणितीय योग बट्टा क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 आ जाएगा बेटा। तो बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का जो मान होता है बेटा वो बंद पृष्ठ के आकृति या आकार पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट अपने पास आता है बेटे, नेक्स्ट अपने पास है 5 नंबर, बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेशों का बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है। यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है तो बंद पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स में उसका कोई योगदान नहीं होगा। कैसे बेटे, अपने पास ये बंद पृष्ठ है बेटे, ठीक है, यहाँ अपने पास 5 कूलाम आवेश है, यहाँ अपने पास 2 कूलाम आवेश है, यहाँ अपने पास क्यू आवेश है। तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का जो मान होगा वो क्यू बटा एप्सिलॉन 0 ही होगा। इन दोनों आवेशों का इस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होगा। यानी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स में बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेशों का कोई योगदान नहीं होता है। ये अपने पास इसका महत्वपूर्ण रिजल्ट थे कुछ। 6th अपने पास आता है बेटा, गाउस का नियम जो है, गाउस प्रमेय या गाउस का नियम, गाउस नियम जो है बेटे, गाउस नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करने वाले क्षेत्रों के लिए लागू होता है, क्षेत्रों के लिए लागू होता है। मतलब उन क्षेत्रों के लिए ही यह लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। अब सिंपल सा व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करने वाले क्षेत्र कौन से होते हैं? सिंपल सा बता रहा हूँ बेटा, जिन क्षेत्रों में बल के फॉर्मूले में बट्टा में आर स्क्वायर आता है, जैसे अपने विद्युत बल ज्ञात किया था तो अपने लिखा था K Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, तो बट्टा में क्या आ गया, आर स्क्वायर। ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करने वाला क्षेत्र है, यानी विद्युत क्षेत्र जो है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए गाउस का नियम लागू होता है। इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र जो है, आगे पढ़ेंगे भी अपने, चुंबकीय क्षेत्र भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करने वाला है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी गाउस का नियम होता है बेटा। तो ये अपने पास था गाउस नियम या गाउस प्रमेय। अब आता है गाउस नियम की उत्पत्ति। उत्पत्ति कैसे करें, यानी इसको व्युत्पन्न कैसे करें? व्युत्पन्न करने के लिए गाउस नियम की व्युत्पत्ति बिल्कुल सिंपल सा तरीका अपनाएंगे। अपने पास ये एक बंद पृष्ठ है बेटा, इस बंद पृष्ठ के केंद्र O पर क्यू आवेश है, इससे R दूरी पर अपने पास ये एक P बिंदु है। ये एक बंद पृष्ठ है बेटा, गोला है, इस गोले के केंद्र से R दूरी पर अपने पास क्या है, ये P कोई बिंदु है। इस P पर अपने एक अल्पांश क्षेत्रफल की कल्पना कर लें। गोले के पृष्ठ पर एक अल्पांश ले लिया अपने, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की तरफ, और क्योंकि ये धनावेश है तो इसमें तीव्रता की दिशा भी क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। तो इस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स, अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स, अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान आ जाएगा
डी फाई ई इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। अपने इस संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की बात करें तो इस संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स अपने पास आ जाएगा, इसका समाकलन कर देंगे बेटा। फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा समाकलन संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए यह आ जाएगा ई डी एस कोस 0, क्योंकि ई और डी एस की दिशा क्या है, समान है, तो कोस 0 आ जाएगा। अपने पास आ जाएगा बेटा फाई ई इज इक्वल टू समाकलन संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए यह आ जाएगा ई डी एस। ई क्योंकि गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है, तो ई क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाएगी। फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा ई समाकलन बंद पृष्ठ के लिए डी एस। डी एस गोले के पृष्ठ का एक छोटा सा भाग था, पूरे पृष्ठ का अगर अपने समाकलन करेंगे तो गोले का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, और ये अपने पास आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ये वैल्यू इसके यहाँ पुट कर देंगे तो फाई ई इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा बेटा, फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, और यही अपने पास गाउस का नियम है। तो इस तरह से अपने गाउस के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं। एक आता है बेटा गाउसियन पृष्ठ, और एक बार बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गाउसियन पृष्ठ किसे कहते हैं, गाउसीय पृष्ठ किसे कहते हैं, गाउसीय पृष्ठ क्या होता है। एक बार 1 नंबर का बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है, गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ बिल्कुल सिंपल सा है बेटा, एकदम आसान से चीज़ है। गाउसीय पृष्ठ होता क्या है, किसी आवेश या आवेश वितरण के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, किसी आवेश या आवेश वितरण के चारों ओर, आवेश अकेला हो सकता है बेटा, ग्रुप ऑफ चार्जेज हो सकते हैं, यानी नंबर ऑफ चार्जेज हो सकते हैं, तो किसी आवेश या आवेश वितरण के चारों ओर खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान हो तथा फ्लक्स जो है वो पृष्ठ के तल के लंबवत हो, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो पृष्ठ के तल के लंबवत हो, उसे क्या कहते हैं, गाउसीय पृष्ठ कहा जाता है। सिंपल सा देखिए बेटा, ये अपने पास एक क्यू आवेश है, इस क्यू आवेश को केंद्र मानकर यदि अपने आर त्रिज्या का एक गोला बना दें बेटा, अगर अपने आर त्रिज्या का एक गोला बना दें तो इस गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा, समान होगा, और फ्लक्स जो होगा या विद्युत क्षेत्र रेखा जो होगी वो इसके पृष्ठ के तल के लंबवत होगी, तो इसे क्या कहेंगे, गाउसीय पृष्ठ कहेंगे। मतलब किसी आवेश मैं सीधे आवेश वितरण लिख देता हूँ बेटा, सब एक साथ आ जाएगा। किसी आवेश वितरण के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होता है तथा फ्लक्स पृष्ठ के तल के लंबवत होता है, गाउसीय पृष्ठ कहलाता है, गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा। अपने पास क्या है, किसी आवेश वितरण के चारों तरफ अपने ये जो कल्पना करते हैं इस पृष्ठ की, वो अपने नियमित आकार के पृष्ठों की ही कल्पना करते हैं, ताकि अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो अपने उनका क्षेत्रफल जानते हैं। जैसे अपने गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बनाते हैं, अपने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनाते हैं, तो अपने इस तरह के पृष्ठ बनाएंगे जिनका अपने क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे जो पृष्ठ होते हैं उन पृष्ठों को क्या कहते हैं, गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। ये था बेटा गाउस विद्युत फ्लक्स और गाउस से परमेय। अच्छी तरह से करना बेटा, क्योंकि आगे का जो पार्ट है वो सारा का सारा इस पर आधारित है बेटा।
वीडियो को पूरा देखिए बेटा, अच्छी तरह से समझिए। अगर आपके कहीं समझ में नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा बेटे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा। चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटे, ताकि जैसे ही मैं आप नया वीडियो अपलोड करूं, आपके पास उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। थैंक यू बेटे।